अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, हमने कल की क्लास के अंदर द ईगल पढ़ा था, ठीक है, और द ईगल को हमने उसकी पैराफ्रेजिंग की थी, हमने लाइन बाय लाइन उसका एनालिसिस किया था, फिगर्स ऑफ स्पीच हमने देखी थी, इसमें कौन कौन सी इस्तेमाल हुई हैं जो कि पोएटिक डिवाइसेस हैं। इसके अलावा हमने हर डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग देखा था और उसका मेटाफोरिक मीनिंग भी, सिम्बॉलिक मीनिंग भी, हर चीज़ का हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर। आई होप वहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हम इस जो चैप्टर की एक्सरसाइज है उसको मिल के सॉल्व करेंगे। समझ लें कि इट्स लाइक अ टेस्ट फॉर यू गाइज टुडे, ठीक है। जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड की थी उनके लिए बहुत आसान होगा, ताकि आप लोग जो है मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने कितना जो है उस पोइट्री को अंडरस्टैंड किया, आप कितने क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं और फिर मैं उसके बाद बताती जाऊँगी कि अगर उसमें कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है या कुछ ऐड करने की ज़रूरत है तो मैं आप लोगों को उसी टाइम पे इन्फॉर्म कर दूँगी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, what images or emotions come to mind when you read the words crag, sun, sea and thunderbolt? अब 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड जब आपने पढ़ा crag, पेज नंबर इज 94। आई थिंक इट्स विजिबल ऑन द स्क्रीन, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा बच्चों। अच्छा, तो अब आप सबसे पहला वर्ड आ रहा है हमारे पास crag। यहां पे देखिए ये crag लिखा हुआ है। He clasps the crag with crooked hands। तो crag जब आपका वर्ड आपके दिमाग में आता है, जब आप पढ़ते हैं इसको, तो आपके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होता है? अगर आप इसका लिटरल मीनिंग की तरफ जाएं ना, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें crag, a high rough mass of rock that sticks out from the land around it। या फिर आप देख लें, एक रॉक को कह सकते हैं, एक क्लिफ को कह सकते हैं। तो आपके दिमाग में कौन सा इमेज क्रिएट होता है when you read the word crag? जब क्रैग का वर्ड पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा इमेज क्रिएट होता है? आई वॉन्ट एवरीबडी टू रिस्पॉन्ड इन द क्लास। प्लीज सेंड योर ओके। हाई रॉक, दीज वर्ड्स क्रिएट इमेज ऑफ हाई माउंटेन्स, ब्राइट सनशाइन, द वाइड सी एंड पावरफुल लाइटनिंग। दे गिव फीलिंग्स ऑफ ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्रीडम एंड द पावर ऑफ नेचर। वेरी गुड हादिया। हादिया ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सनशाइन, माउंटेन, रॉक। ओके, माउंटेन और रॉक का मीनिंग यहाँ पर हमारे दिमाग में क्रिएट हो रहा है क्रैग से, ठीक है। रॉक कह लें, क्लिफ कह लें, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको वो कह लें, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपके दिमाग में एक इमेज जरूर क्रिएट हो रहा होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है सन। सन, सी एंड थंडरबोल्ट। सन, सी एंड थंडरबोल्ट। तो ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं? अगर आप इकट्ठा देखें ना, क्रैग, सन, सी और थंडरबोल्ट, तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रहा है कि एक माउंटेन क्लिफ है, ठीक है, या ऐसे समझ लें कि बहुत सारी माउंटेन्स है और एक क्लिफ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सूरज आ रहा है, सन है, और यहाँ पे सी वेव्स आ रही हैं, ठीक है। और एक हमारे पास लाइटनिंग, थंडरबोल्ट भी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइटनिंग बोल्ट भी आ रहे हैं। तो देखिए, उर्दू में आपको समझा देती हूँ, ठीक है, ओके। क्रैग चट्टान को कह रहे हैं हम, एक क्लिफ को कह रहे हैं, रॉक को कह रहे हैं, राइट। सन, आपको पता है सन क्या होता है, सूरज को कहते हैं, राइट। उसके बाद सी, समुंदर है वहाँ पर, थंडरबोल्ट एक जिस तरह बिजली गिरती है वो। तो एक इमेज कैसा आपके दिमाग में क्रिएट होता है इन सारे वर्ड्स को पढ़ने के बाद, वो इमोशंस क्या क्रिएट होते हैं वो आपने मुझे बताने हैं। आई होप हमारा अब समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। तो बेसिकली आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रहा है, और इमेज वो क्या क्रिएट हो रहा है कि एक जगह पर एक माउंटेन है और वहाँ पे लाइटनिंग भी है, वहाँ पे और भी सारा कुछ जो आप लोगों ने देखा, ठीक है, सूरज भी है, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आ रही है वो क्या है? हाउ डू यू इंटरप्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एलिमेंट्स ऑफ नेचर इन दिस पोम? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपने जो रिलेशनशिप है ना, किसका, ईगल का रॉक के साथ, सन के साथ, और इसमें किस चीज़ का जिक्र हुआ है, सी के साथ और थंडरबोल्ट के साथ, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि ईगल का इन सब चीज़ों के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं? हाउ डू यू इंटरप्रेट? आप किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, जो कि सब्जेक्ट
और एलिमेंट्स ऑफ नेचर के साथ है। सब्जेक्ट क्या है? ईगल है, और एलिमेंट ऑफ नेचर क्या है? सन, सी, थंडरबोल्ट, ठीक है, स्काई, ये सब कुछ है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? ओके, बिकॉज ईगल फ्लाई हाई। ओके, द सब्जेक्ट हैज अ क्लोज कनेक्शन विद नेचर। नेचर गिव्स द सब्जेक्ट पीस, स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन एंड अ फीलिंग ऑफ फ्रीडम। वेरी गुड हादिया। हादिया ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। ईगल सिट ऑन अ हाई रॉक, रफ रॉक। ओके मिनाहिल, बट आप इस रिलेशनशिप को इंटरप्रेट किस तरीके से करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ईगल विद द नेचर? ईगल और नेचर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, आपने ये मुझे बताना है। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या रिलेशनशिप है नेचर का कि नेचर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी है, ठीक है। जिस तरीके से नेचर के एलिमेंट्स है ना, बहुत माउंटेन्स क्या है, ये भी बहुत एक पावरफुल एलिमेंट है। जिस तरीके से सी क्या है, ओशन क्या है, वो भी एक पावरफुल एलिमेंट है। लाइटनिंग क्या है, वो भी एक पावरफुल एलिमेंट है, ठीक है। जिस तरीके से ये तीनों और सन भी, ये चारों चीज़ें एक पावरफुल, हर एक चीज़ एक पावरफुल एलिमेंट है। बिल्कुल उसी तरीके से जो सब्जेक्ट है वो भी एक पावरफुल एलिमेंट है नेचर का। और इन सब का आपस में रिलेशनशिप भी यही है कि दे ऑल सिम्बलाइज पावर, मेजेस्टी, ठीक है। ये उस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया? पावर एंड स्ट्रेंथ, वेरी गुड मिनाहिल। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इमोशंस डिड यू एक्सपीरियंस व्हाइल रीडिंग दिस पोम? ये आपका एक पर्सनल क्वेश्चन है, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि आपको क्या इमोशंस फील हुए व्हेन यू वर रीडिंग दिस पोम। जब आप इस द ईगल पोम को पढ़ रहे थे तो आपको क्या इमोशंस फील हुए, आपने क्या फीलिंग्स जो है वो समझी इस पूरी पोइट्री से, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ओके, आई फेल्ट काम, पीसफुल, अमेज्ड एंड इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी एंड पावर ऑफ नेचर। The eagle is nature's symbol of freedom, power and resilience. Okay, very good, both of you, Fatima and Hadia. The strength, okay, inspiration, good Atya. Okay, very good all of you, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या 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 फीलिंग्स, इमोशंस जो हैं वो इससे एक्सपीरियंस किए, वो आपने बता दिए हैं अपने अपने, और सब बच्चों का आंसर ठीक है। आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। If you are given the chance of revising the poem's current title, what would you choose it to be? अगर आपको चांस मिले कि आपके पास ये जो पोइट्री है द ईगल, आपने इसका टाइटल चेंज करना है, तो आप इसका नाम क्या रखेंगे? लेट्स सी, कम अप विद इंटरेस्टिंग नेम्स। कोई बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग नेम्स के साथ आइएगा। ओके मिनाहिल, गुड। द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर्स पावर। ओके, वेरी गुड। हादिया का आंसर ठीक है, ब्यूटी ऑफ नेचर भी रख सकते हैं, नेचर्स पावर रख सकते हैं। आप लोगों के पास अभी ओपन चॉइस है, आप अपनी तरफ से कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपको लगे कि इसकी थीम से मैच कर रहा है। पावर ऑफ द नेचर, पीस, बिकॉज ईगल एसोसिएशन। ओके गुड। अमार, अमार पीस कह रहे हैं। क्वालिटीज ऑफ ईगल, क्वालिटीज ऑफ ईगल, इट्स अ पोइट्री। ओके ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत सारे नाम दिए हैं, ठीक है। आप लोग अपनी तरफ से कोई भी नाम इसमें लिख सकते हैं जो कि इसकी पूरी थीम के साथ हो, जो नेचर के से रेलेवेंट हो, वो किसी भी चीज़ से रेलेवेंट हो सकता है। ओके अच्छा, फिर हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है वो है, कैन यू आइडेंटिफाई एनी सिम्बॉलिक और मेटाफोरिकल एलिमेंट इन द पोम? आपको लगता है कि कोई सिम्बॉलिक या फिर मेटाफोरिकल एलिमेंट इस पोइट्री के अंदर इस्तेमाल हुआ है, कोई सिंबल ऐसा है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? ओके, हमारे पास और नाम भी आना शुरू हो गए हैं। द साइलेंट हंटर, पोइट्री अबाउट ईगल, द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। ओके ओके, द सन symbolizes hope and life, the sea symbolizes freedom and depth, the crag symbolizes strength, and the thunderbolt symbolizes power and sudden change. Very good. Sea, thunderbolt, mountain walls. Okay, ये सब कुछ symbolize करी है। Okay, very good. ठीक है, क्या क्या चीज़ सिंबलाइज कर रहे हैं? सबसे पहले तो ईगल है। ईगल किसका सिंबल है? ईगल पावर का, मैजेस्टी का, इसका सिंबल है। उसके बाद अगर आप देखना शुरू करें तो आपको नज़र आ रहा है जिस तरीके से सन एक सिंबल है, उसी तरीके से सी भी एक सिंबल है, उस तरीके से थंडरबोल्ट भी एक सिंबल है, माउंटेन्स भी सिंबल है, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें सिम्बॉलिकली यूज़ की गई हैं, जिनको हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कल की क्लास के अंदर। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। अब आते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे। यहाँ पर भी क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, एंड आई वांट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इन दीज 6 क्वेश्चंस। मैं हर क्वेश्चन को आपको उर्दू में एक्सप्लेन करूंगी, फिर आप लोगों ने मुझे इसका आंसर बताना है। ओके पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, हु और व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पोम? तो आप बताएं, तो पूरी जो पोइट्री है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करी है, उसका सब्जेक्ट कौन है?
ठीक है, किस चीज़ के अराउंड पूरी पोइट्री लिखी गई है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ईगल के, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। उर्वा, हुजैफा, अतिया, ठीक है, सब बच्चों का आंसर ठीक है। फुरकान, समर, सबका आंसर ठीक है। What is the significance of the subject's physical attributes such as crooked hands and being close to the sun? अब आपने मुझे बताना है कि जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं ना ईगल के बारे में, कि ईगल क्या है, एक तो उसके क्या है, क्रोक्ड हैंड्स है, दूसरा वो सूरज के बहुत करीब है। ये जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, ये इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? What is the significance of the subject's physical attributes such as crooked hands and being close to the sun? ये दोनों चीज़ें कि इन दोनों चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट के लिए इस पोइट्री के अंदर? सन सिंबलाइजेस होप एंड लाइफ, द सी ओके, ये तो हमारे पिछले क्वेश्चन का आंसर है। क्वालिटीज ऑफ ईगल दैट डू नॉट हैव एनीवन, ओके। क्रुक्ड हैंड से क्या दिमाग में इमेज क्रिएट होता है? ओके, तो बेसिकली एट्रीब्यूट क्या है? दिस रेफर्स टू द ईगल्स कर्व्ड पावरफुल टेलोन्स, इट शोज स्ट्रेंथ, एज, एक्सपीरियंस एंड अ फर्म ग्रिप ऑन द वाइल्ड रॉकी वर्ल्ड। इट मेक्स द ईगल सीम एंशिएंट एंड डोमिनेंट। ठीक है, पहले हम क्रुक्ड हैंड की बात कर लेते हैं। ये जिसके टेढ़े हाथ हैं, बेसिकली वो टेलेंस हैं, उसके पंजे हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। और वो क्या है, वो उसकी ग्रिप को शो कर रहे हैं कि उसकी ग्रिप कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो जो टेढ़े उसके हाथ हैं वो ग्रिप को शो कर रहे हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं कि वो रॉक को, क्लिफ को कितनी मजबूती से पकड़ता है। ठीक है, एक फिजिकल एट्रीब्यूट उसकी पावर शो कर रहा है, दूसरा क्या है, क्लोज टू द सन। इसका क्या मतलब होगा? Okay, crooked hands means the eagle's strong curved claws that help it hold the rock and catch prey. Very good. Close to the sun का मतलब है shows that the eagle flies and lives very high, making it appear powerful, majestic and free. Very good, Hadia. Very high fly was yeah. Okay, very good. Okay, सब बच्चों का आंसर ठीक है जिन्होंने उसकी हाइट से उसको कंपेयर किया है कि वो इतना ऊंचा उड़ रहा है कि वो अकेला उस जगह पर है कि वो ज़मीन से बहुत ऊंचा है। वो इतना ऊंचा है कि उसको क्लोज टू द सन एक हाइपरबोले इस्तेमाल करके बताया जा रहा है। ठीक है, उसकी एग्जैजरेशन करके बताया जा रहा है कि वो इतना अकेला, इतना मेजेस्टी है, इतना वो पावरफुल है कि वो इतना ऊंचा उड़ सकता है, वो इतना ऊंचा रह सकता है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। हाउ डज द पोम एक्सप्लोर द थीम ऑफ सॉलिट्यूड और लोनलीनेस? अब ये इसी से थोड़ा सा लिंक्ड है क्लोज टू द सन के साथ। हाउ डज द पोम एक्सप्लोर द थीम ऑफ सॉलिट्यूड और लोनलीनेस? कि अकेले होना, सॉलिट्यूड, इसके साथ क्या जो है वो क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है इस पोम के अंदर? ये थीम किस तरीके से जो है वो रीइंफोर्स की जा रही है सॉलिट्यूड की और लोनलीनेस की? ओके, नोटेड। The poem shows the eagle alone on a high cliff far away from other birds and people. This highlights its solitude, independence and strength. Eagle always stay alone and high in mountain. आप लोगों को ईगल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता है बच्चों? कि ईगल एक टाइम आता है कि वो क्या करता है, वो अपने पंजों को, अपनी चूंच को जो है ना वो उतार के फेंक देता है। ठीक है, जब वो बूढ़ा हो जाता है ना तो वो क्या करता है, वो अपनी चूंच को उतार के फेंकता है, उसको रगड़ता है पत्थर के साथ कि वो, और उसके बाद वो रीजनरेट होती है, दोबारा से उगती है, दोबारा से शुरू से आती है, वो बनती है। ठीक है, और ये 3 months का एक पेनफुल प्रोसेस होता है जिसके अंदर से वो ईगल गुजरता है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो फिर से यूथफुल हो सके, वो दोबारा से रीग्रो कर सके, वो दोबारा से यंग हो सके। ठीक है, तो ये इस सबसे गुजरता है, ये उसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ है, ये उसका सॉलिट्यूड, उसकी लोनलीनेस, ये सब कुछ शो करती है। इस 3 months के अंदर वो शिकार नहीं कर सकता, वो वहीं पे रहता है अपने जो उसकी रहने की जगह होती है। ठीक है, अच्छा, तो इसके अंदर सॉलिट्यूड और लोनलीनेस हमें कहाँ से नजर आ रही है? द पोम शोज सॉलिट्यूड थ्रू सेटिंग एंड वर्ड्स, लोनली लैंड्स। ठीक है, लोनली लैंड का जो वर्ड है, फिर उसके बाद माउंटेन वॉल्स का जो है, फिर उसके बाद एजुअर वर्ल्ड का जिक्र हुआ, फिर हमने ये देखा कि बीनीथ हिम, कि वो इतना ऊंचा है कि हम सी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बात करें हैं, वो चीज़ें उससे नीचे हैं, बीनीथ हिम। और वो कहाँ है? ईगल इज क्लोज टू द सन। ये सारे के सारे जो वर्ड्स यूज हुए हैं ना इस पोइट्री के अंदर, ये सब के सब सिंबलाइज कर रहे हैं उसकी सॉलिट्यूड को, उसकी लोनलीनेस को। ठीक है, इन सब चीज़ों को। लेकिन लोनलीनेस का मतलब ये नहीं है कि वो अलॉन है, वो अकेला बेचारा है। नो, ईगल इज वेरी पावरफुल ओवर हियर।
अच्छा, what is the overall tone of the poem and how does it change throughout the stanza? अब पहले स्टेंजा के अंदर से दूसरे स्टेंजा के अंदर किस तरीके से शिफ्ट आया और जो टोन है, ओवरऑल टोन है, वो क्या है, आपने मुझे बताना है। हरी अप एवरीबॉडी, क्या टोन है इसकी? अगर आप एक चेंज देखें ना, शिफ्ट देखें, तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो पहला स्टेंजा था ना हमारे पास, ऊपर अगर आप वापस जाके देखें पिछले पेज पे, तो देखिए अब इस स्टेंजा के अंदर ना हमें स्टिलनेस नजर आ रही है। ये वाला स्टेंजा है ना, इसमें स्टिलनेस है, ठीक है, कि वो जो आपका ईगल है ना, वो एक जगह पर बैठा हुआ है, नजर आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मूवमेंट नजर आ रही है। यहाँ पर ईगल की स्टिलनेस है, यहाँ पे उसकी मूवमेंट है, तो किस तरीके से मूव कर रहा है। ओके, तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जो पहला स्टेंजा है दैट इज मैजेस्टिक, स्टिल, आइसोलेटेड, ठीक है। द ईगल इज काम इन दैट स्टेंजा, पावरफुल है, स्टिल है, ठीक है। क्लैस्प, स्टैंड्स, लोनली, ये सब के सब क्या है, ये कौन सी टोन हमें शो कर रहे हैं। ओके, स्टेंजा नंबर 1 द टोन इज काम एंड डिग्निफाइड, स्टेंजा नंबर 2 स्टिलनेस टू फास्ट लाइक थंडरबोल्ट। ओके, ठीक है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि क्या है कि जो हमारा पहला स्टेंजा है उसके अंदर स्टिलनेस का जिक्र किया जा रहा है और उसमें कामनेस नजर आ रही है हमें, ठीक है, कि वो जो आपका ईगल है वो लोनली लैंड के अंदर है, वो अकेला है, वो बहुत ऊंचा है, राइट। लेकिन सेकंड स्टेंजा के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, हमें मूवमेंट नजर आ रही है, इवन ओशन सी की मूवमेंट नजर आ रही है, और उसके बाद जो है वो थंडरबोल्ट की तरह जो ईगल आके जमीन से शिकार करने के लिए आ रहा है, वो भी मूवमेंट नजर आ रही है, ठीक है। तो हमें दोनों स्टेंजा के अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है। पहला वाला जो था वो स्टिल था, आइसोलेटेड था, दूसरा वाला डायनामिक है, सडन है, पावरफुल है, ठीक है, उसमें हर चीज की मूवमेंट नजर आ रही है, खाली ईगल की मूवमेंट नजर नहीं आ रही, उसमें सी भी मूव कर रहा है। यहाँ पे जो क्रैग था वो क्या था, वो स्टिल था, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो हर चीज है वो स्टिल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एवरीथिंग इज मूविंग, ठीक है, इवन द ईगल हिमसेल्फ इज मूविंग। मैं हिमसेल्फ का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि पोइट्री के अंदर हर जगह पे ही का वर्ड यूज किया गया है उसके लिए। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। वो क्या है, which figure of speech is used in he clasped the crag with crooked hands and comment on its effect? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। बहुत आसान क्वेश्चन है एवरीबॉडी, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कल की क्लास के अंदर। हाइपरबोले, हाइपरबोले इस वाली लाइन के अंदर तो हाइपरबोले नहीं है। ओके, इमेजरी है, वेरी गुड। एलिट्रेशन है, वेरी गुड उर्वा। इसके अलावा क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, वेरी गुड, ठीक है। ईगल के क्लॉज को हैंड्स कहा गया है इसके अंदर, ठीक है, तो ये हमारे पास पर्सोनिफिकेशन आ गई। ही का वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है उसके लिए, ये भी पर्सोनिफिकेशन आ गई। फिर क्लास्प, क्रैग, क्रोक्ड, ये क्या हो गया, ये एलिट्रेशन आ गई। और इसके अलावा क्या है, इमेजरी भी क्रिएट कर रहा है क्योंकि इमेज क्रिएट कर रहा है हमारे माइंड के अंदर, ठीक है। इमेजरी, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ये तीनों डिवाइसेस इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं। How does the final line, like a thunderbolt he falls, relate to the preceding lines and the poem's central theme? अच्छा, अब जो फाइनल लाइन है like a thunderbolt he falls, इसकी जो पिछली लाइन्स थी उनके साथ किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है और ये सेंट्रल थीम के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। ये जो आखिरी लाइन है ना, like a thunderbolt he falls, ये किस तरीके से पिछली लाइन के साथ कनेक्ट कर रहा है और पोम की जो पूरी की पूरी सेंट्रल थीम है उसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। Okay, relation of for most of the point the eagle is found. अच्छा, I am talking about the last line, like a thunderbolt he falls. अब आप एक चीज़ है जो कि बहुत आप लोगों को अगर देखें बहुत ऑब्वियस बात है, यहाँ तक हम देखते हैं कि स्टिलनेस उसकी कैरेक्टर के अंदर नजर आ रही है, ईगल के कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। वो एकदम से स्टिल है, हर चीज़ को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके नीचे जो है वो समुंदर है, उसके इर्द गिर्द एक बहुत हसीन आसमान है लेकिन इसके साथ साथ एकदम से जो है सडन मूवमेंट शो होती है, और वो सडन मूवमेंट क्या है, लाइक अ थंडरबोल्ट ही फॉल्स। पूरी की पूरी पोइट्री के अंदर उसकी कोई मूवमेंट हमें इस तरीके से नहीं दिखाई गई, ठीक है।
जो उसके एक्शंस हैं वो सारे पैसिव एक्शंस हैं। वो वॉच कर रहा है, वो वहाँ पर रह रहा है, वहाँ बैठा हुआ है, उसने ग्रास्प किया हुआ है, लेकिन एकदम से क्या है, उसकी मूवमेंट दिखाई गई है। पिछली पूरी लाइन को एकदम से ब्रेक करते हुए इसके अंदर क्या है, एकदम से एक न्यू एक्शन लेकर आया गया है। इट्स ओके बच्चे, अगर कुछ बच्चे चैट जीपीटी यूज करके आंसर कर रहे हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट वो सर्च कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर्स। लेकिन अगर आप लोग खुद से इसको करने की कोशिश करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर ऑलरेडी चीज़ें इतनी डिटेल में डिस्कस की थी कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा इन सब चीज़ों का कि ये चीज़ें क्या हैं। आपको इसके लिए किसी भी AI टूल का इस्तेमाल ना करना पड़े। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब सेंट्रल थीम के साथ इसका क्या लिंक है? सेंट्रल थीम के साथ इसका क्या लिंक है? सेंट्रल थीम के साथ इसका लिंक ये है कि पावर ऑफ ईगल को शो किया जा रहा है कि ईगल का जो ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ स्टिलनेस के साथ नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ से देख नहीं रहा, बल्कि वो क्या है, वो एक्शन भी करता है। और उसका एक्शन किस तरह है? जैसे थंडरबोल्ट की तरह। ठीक है, पावर की, उसकी पावर शो की यहाँ पे की गई है। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगली जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है ओरल कम्युनिकेशन की। तो ओरल कम्युनिकेशन की जो एक्सरसाइज है वो हम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें ये जो जितनी भी ओरल कम्युनिकेशन की एक्सरसाइजेज है वो मैंने आप लोगों की क्लास के लिए छोड़ी है कि जब आप लोग फिजिकल क्लासरूम में जाएंगे स्कूल में, तब आप लोग की टीचर्स आप लोगों को ये एक्सरसाइजेज क्लास में कराएंगी। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारी एक्सरसाइजेज यहाँ पर नहीं हो सकती। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों ने इसकी ओरल कम्युनिकेशन की अपनी क्लास में करनी है परफॉर्म। ओके, इसकी एक्टिविटी दी गई है, डिस्कशन की एक्टिविटी है, आप लोगों ने इस पर डिस्कशन करनी है क्लास के अंदर। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ग्रुप में आप लोगों ने इनको परफॉर्म करना है। ओके, अच्छा, फिर हम आगे मूव करते हैं कि सारी हमारे पास वही उसी एक्टिविटी का जा रहा है। अब आते हैं अगले टास्क पे जो है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का। अब वोकैबुलरी एंड ग्रामर के अंदर आई होप सब बच्चे देख सकते होंगे, पेज नंबर इज 98। पेज नंबर 98 पे सब बच्चे आ जाए। ओके, अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर के अंदर डिड्यूस मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट एज अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट एंड राइट इन द कॉलम बिलो। कंसल्ट डिक्शनरी टू फाइंड द लिटरल मीनिंग ऑफ द सेम एंड फिल इन द रेलेवेंट कॉलम। अब देखिए, दो चीजें हैं, एक डिड्यूस्ड मीनिंग है और एक डिक्शनरी मीनिंग है। एक वो मीनिंग है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, जो टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो मीनिंग आपने अंडरस्टैंड किया अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, वो इसका डिड्यूस मीनिंग होगा। और जो आप डिक्शनरी से जाके देखेंगे वो डिक्शनरी मीनिंग होगा। ठीक है, ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग या डिड्यूस मीनिंग वो है जो आपने समझा पोइट्री को पढ़ते हुए कि क्लास का क्या मतलब होगा। ठीक है, और फिर आप डिक्शनरी मीनिंग से मुझे बताएंगे कि दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो क्लास का मीनिंग आपके अकॉर्डिंग जो पोइट्री थी उसके अंदर क्या था? ओके, सरोज कह रहे हैं होल्ड। ओके, ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, होल्ड लिख देते हैं। ठीक है, मैंने होल्ड लिख दिया। तो अब डिक्शनरी मीनिंग जो बच्चे चैट जीपीटी यूज कर रहे थे ना, अब वो जरा डिक्शनरी मीनिंग से मुझे देख के बताएं क्लास का डिक्शनरी मीनिंग क्या आ रहा है। होल्ड ही आ रहा है, होल्डिंग टाइटली। ओके, फर्मली। ओके, ठीक है, टाइटली पकड़ना, फर्मली पकड़ना किसी भी चीज को, वो आ रहा है इसका डिक्शनरी मीनिंग। तो क्लास फॉर्म में वहां पे क्या नजर आ रहा था? ग्रिप करना आ रहा था, ग्रैब करना आ रहा था हमारे पास मीनिंग। ठीक है, ग्रैब कह सकते हैं, ग्रिप कह सकते हैं, कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर क्रैक का क्या मीनिंग है? डिड्यूस मीनिंग आपने क्या समझा? क्रैक का क्या मीनिंग है? ओके, रॉक, माउंटेन। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं माउंटेन और कुछ कह रहे हैं रॉक। अब डिक्शनरी मीनिंग आपने क्या देखा? डिक्शनरी मीनिंग इसका क्या निकला? रफ रॉक। ओके, हम यहाँ पे रफ रॉक लिख देते हैं। क्रुक्ड, क्रुक्ड का मीनिंग क्या है वैसे जो आपने समझा, और इसमें क्या मीनिंग है वो आपने क्या समझा? बेंट। ओके,
कर्व्ड बेंड, ठीक है, यहाँ बेंट लिख देते हैं, कर्व लिख देते हैं। कर्व्ड ज़्यादा बेहतर होगा, उसके कर्व्ड हैंड्स थे जिनको क्लॉज को कहा जा रहा है या टेलन्स को कहा जा रहा है, ठीक है। और वैसे अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो क्या है, नॉट स्ट्रेट, ओके, नॉट स्ट्रेट, ठीक है। थंडरबोल्ट का मीनिंग आपको यहाँ पे क्या समझ में आया और डिक्शनरी मीनिंग में क्या समझ में आया, क्या डिफरेंस आ रहा है? लाइटनिंग, ओके, ग्रेट फोर्स, वेरी गुड। थंडरबोल्ट यहाँ पे फोर्स के लिए, पावर के लिए, सडन मूवमेंट के लिए हमें उस तरीके से मीनिंग दिया गया था अगर हम पोइट्री के अंदर देखें। वैसे क्या है थंडरबोल्ट का मीनिंग? फ्लैश ऑफ लाइट, ओके, फ्लैश ऑफ लाइट, सडन फ्लैश ऑफ लाइट या कुछ भी आप इसको कहते हैं, ठीक है। अब एजर, एजर का क्या मीनिंग है? ब्राइट ब्लू, ओके गुड, और इसका वैसे भी मीनिंग ब्राइट ब्लू ही होता है। ब्राइट ब्लू, एटमॉस्फेयर अराउंड द ईगल, राइट, क्लियर ब्लू स्काई, ओके, क्लियर ब्लू। क्रॉल्स, क्रॉल्स क्या आपको मीनिंग दिमाग में आया? क्रॉल्स, सी के लिए वर्ड यूज हुआ था ना, अच्छा, स्लो मूवमेंट के लिए यूज हुआ था। स्लो मूवमेंट किस चीज की स्लो मूवमेंट थी? सी की, राइट। और यहां पर अगर मीनिंग देखें तो वो क्या है, वो भी यही है, टू मूव स्लोली, टू मूव स्लोली विद हैंड्स, ठीक है, टू मूव विद हैंड्स, ठीक है। मोस्टली तो हमारे डिक्शनरी वर्ड्स ही रिड्यूस मीनिंग में आ रहे हैं, राइट। लेकिन आपको डिफरेंस समझ में आया कि रिड्यूस मीनिंग में और डिक्शनरी मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है? कि एक मीनिंग जो हम समझते हैं किसी चीज़ से लेके, और एक वो मीनिंग जो कि डिक्शनरी मीनिंग होता है। अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब अगली क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से। तो मुझे उसके लिए आप लोगों से कुछ पूछना था, क्या आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर बाकी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सब आते हैं? अगर आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, अगर आप लोगों को नहीं आते तो कल की क्लास के अंदर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ लेंगे और फिर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की जो एक्सरसाइज है वो उसको बाद में रखेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप लोग बस मुझे रिस्पॉन्स कर दें इसके अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं ऑलरेडी? नहीं आते, ओके, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं आते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं आते, ठीक है। तो कल की क्लास इंशाल्लाह हमारी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे होगी, जिसमें मैं आप लोगों को सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सारे जो टाइप्स है ना ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उन सबको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।